हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। क्लैट प्रेप में आप सभी का स्वागत है। आज है 27 ऑफ द सितंबर 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं। ठीक है, जो भी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज होती हैं सभी न्यूज़ आर्टिकल्स में उसका हम फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं जो हमारे कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज है 27 ऑफ द सितंबर और आज का दिन किस नाम से मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, तो याद रखना आज क्या है। तो आज है आपका वर्ल्ड टूरिज्म डे। आज यानी कि 27 ऑफ द सितंबर 1980 से, ठीक है, जो आपका 27 सितंबर है उसको क्या बनाया जाने लगा है, तो याद रखना वर्ल्ड टूरिज्म डे के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, इसका टारगेट ये देखो, जो आपका UNWTO था ना, UNWTO यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसने 1970 के अंदर इसको प्रपोज किया था कि हमें ऐसा कुछ डे बनाना चाहिए जो क्रॉस बॉर्डर जो लोग रहते हैं उनके बीच में क्या करेगा, उनके बीच में कनेक्टिविटी बनाने का काम करेगा। ठीक है, टू कनेक्ट द पीपल अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कि एक दूसरे से मिल पाएंगे। अब तुम यहाँ से ब्रिटेन चले गए, तुमने ब्रिटेन के लोगों को जाना, ब्रिटेन के लोग यहाँ पर आ गए, उन्होंने यहाँ के लोगों को जाना, इसलिए हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं। याद रखना हमारी जो इंडिया है उसका जो जीडीपी है, उस जीडीपी का लगभग, अगर मैं इस साल की भी बात करूं तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 9 to 10% जो पैसा है वो कहां से आता है, टूरिज्म से आता है। ठीक है, अगर बात की जाए टूरिज्म के लिए क्या क्या प्रोग्राम चलाए गए, तो आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे दुनिया का सबसे हाईएस्ट, वर्ल्ड हाईएस्ट स्टैच्यू कौन सा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और जो आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये कहां पर है बेसिकली, तो आपको पता होना चाहिए कहां पर है, आपके गुजरात में। ठीक है, किसका स्टैचू है, तो आपको ये पता होना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही दूसरा नाम है क्या है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ही इज ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और इस जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसकी हाइट कितनी है, तो 182 मीटर इसकी हाइट है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है। ठीक है, नर्मदा रिवर के ऊपर तुमने इसको बना रखा है। ठीक है, अब बेसिकली बात ये आती है कि क्यों बनाया गया, क्या प्रॉब्लम थी, क्या दिक्कत हो रही थी कि इतना बड़ा स्टैच्यू बना के रख देंगे, ताकि दुनिया का कोई भी अगर घूमने आए, जैसे आपका राजस्थान किसमें है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, जब भी कोई दुनिया का आदमी घूमने निकलता होगा, भारत पहुंचता होगा, तो देखता होगा भारत में घूमने लायक चीज क्या है। और उन घूमने लायक चीजों के अंदर एक क्या आता होगा, ताजमहल आता होगा, आपका जयपुर भी आता है, उसके अंदर 2019 में जुड़ा था 38 नंबर पे, आज के दिन 43 हो चुकी है। तो मैंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना दिया, कोई आया था राजस्थान घूमने, उसको लगाया और दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू लगाया, चलो ये भी देख लेता हूं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, तुम्हारी इकोनॉमी बूस्ट करती है, वो यहाँ पर आएंगे, तुम कहीं पर जाओगे, जैसे राम मंदिर क्यों बनाया गया उसको, तो एक सबसे बड़ा पर्पज क्या था, इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए। अगर मान लो अगर मैं कहता हूं कि हिंदू हूं, और हिंदू हमारे इंडिया में मान लो फॉर एग्जांपल 100% हिंदू है, ठीक है, 100 करोड़ मान लिए मैंने, ठीक है, उनमें से 50 करोड़ भी अगर साल में एक बार भी घूमने जाते हैं राम मंदिर, तो वहां की इकोनॉमी तो वैसे बूस्ट कर गई। बात समझ में आ रही है। तो इसलिए हम किसको प्रमोट करते हैं, टूरिज्म को। आपको पता होगा दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है, तो अंगोर वाटिका। और जो अंगोर वाटिका ये कहां पे है, कंबोडिया। हम दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बना रहे हैं कहां पे, चंपारण बिहार में, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये सारी चीजें किस लिए होती हैं, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो आज कौन सा दिन है, बस सिंपल से याद रखना, कौन सा, वर्ल्ड टूरिज्म डे, दैट्स इट। ठीक है, इसके लिए हमने बहुत सारी स्कीम भी चला रखी है, जैसे अडोप्ट ए हेरिटेज स्कीम आई थी। मुझे कमेंट करके बताना कि अडोप्ट ए हेरिटेज साइट कब आई थी, जिसमें सरकार ने कहा था कि जो हेरिटेज साइट है उनको केयर टेकिंग के लिए, ठीक है, क्या कर दिया जाए, प्राइवेट कर दिया जाए। जैसे लाल किला हो गया, ठीक है, आगरा फोर्ट हो गया, कि इसको किसी को प्राइवेट दे दिया, उसने लाइटनिंग वाइटनिंग कर दी, बढ़िया उसको चमका दिया। ठीक है, और जब टूरिज्म बढ़ेगा तो वो भी पैसा कमा लेगा, तुम भी पैसा कमा लोगे, तुम मतलब सरकार, और वो मतलब वो जो जिसने उसको ठेके पर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है। तो ये भी एक स्कीम थी, अडोप्ट हेरिटेज साइट है ना। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च की थी, क्या नाम था उसका, उड़ान स्कीम। क्या नाम था, उड़ान। उड़ान का मतलब क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि मोदी जी ने क्या कहा था कि जो हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान है वो भी हवाई सफर कर सके, ऐसा होना चाहिए। तो जो आपकी उसकी एसी की टिकट होती है ना ट्रेन में, वही टिकट किसकी कर दी गई, एरोप्लेन की कर दी गई, यानी कि आपकी एयर टिकट कर दी गई। जब ऐसा हुआ, प्लेन की टिकट कर दी गई, तो क्या हुआ, आप लोगों को लगा कि मुझे यार ट्रेन से जाता हूं, मैं हवाई जहाज से चला जाता हूं, तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ा, आप अकेले जाते, आप फैमिली को ले गए, उनकी इकोनॉमी बूस्ट करेगी, पैसा कमा लिया, समझ गए। और तुम्हारी जेब से पैसा निकालना ही क्या है, सरकार का पर्पज है, ये तुम जानते हो, भली बात ही, समझ गए। तो आज कौन सा दिन है, 27 ऑफ द सितंबर। वो सारी स्कीम्स हम पहले पढ़ चुके हैं। चलते हैं आज के आर्टिकल पे। पहला आर्टिकल आपने देखा होगा, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में है,
सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइजेज इंडियन नेशनल्स टू लीव लेबनान कंसीडर नेवल इवैक्यूएशन। मतलब आपने देखा होगा कि लेबनान जो है आपका मिडल ईस्ट में एक कंट्री है, क्या नाम है उसका, लेबनान। ठीक है, इस लेबनान के अंदर एक ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम क्या है, हिजबुल्लाह। और जो आपका हिजबुल्लाह ग्रुप है ये बना कब था, याद रखना 1982 में बना था। और ये जो हिजबुल्लाह है इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पार्टी ऑफ गॉड, पार्टी ऑफ गॉड। जैसे कि आपने पढ़ा होगा एक हाउदी है ना, जब इजराइल हमास चल रहा था तो एक उस समय ग्रुप आया था हाउदी ग्रुप। हाउदी का मतलब क्या था, तो उनका मतलब होता है सपोर्टर ऑफ द गॉड, सपोर्टर्स ऑफ द गॉड, भगवान के सपोर्टर, इनका मतलब है पार्टी ऑफ द गॉड। ये कब बना था, तो याद रखना 1982 के अंदर, 1982 के अंदर जो इजराइल था उस इजराइल ने क्या कर दिया था, लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया था। ठीक है, और जब लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया था तो वहां के जो देखो दो मुस्लिम होते हैं ना, शिया और सुन्नी। ये जो आपका हिजबुल्लाह ग्रुप है ये बेसिकली किसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया हुआ है, तो आपके शिया मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बना हुआ है, उनके राइट्स की बात करता है और उनके लिए काम करता है। दो ग्रुप होते हैं, एक होता है शिया मुस्लिम, एक होता है सुन्नी मुस्लिम्स। तो शिया मुस्लिम्स का एक ग्रुप है जो 1982 में बना था, हिजबुल्लाह नाम से ग्रुप बना हुआ है, लेबनान में बना हुआ है। लेबनान की अगर पूछे कैपिटल क्या है, तो याद रखना बेरूत उसकी कैपिटल का नाम है। ठीक है, क्या नाम है उसकी कैपिटल, बेरूत। ठीक है, आपसे पूछेगा कि इसके अंदर कितनी पॉपुलेशन है, तो इसके अंदर लगभग 55 लाख पॉपुलेशन है, बस 55 लाख ही लोग रहते हैं लगभग। ठीक है, छोटा सा देश है। ठीक है, इसका हमेशा डिस्प्यूट किससे रहता है, इजराइल से रहता है, और इजराइल का सभी से डिस्प्यूट रहता है मिडिल ईस्ट में, आपको पता है। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, सिंपल से याद रखना, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ तो जो अमेरिका था उसको फंडिंग मिल रही थी किससे, यहूदियों से ना। इन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, हमें रहने के लिए जगह चाहिए, तो जबरदस्ती इनको पैलेस्टाइन में बसा दिया गया। तो मैंने कहा कि मान लो ये तुम्हारा पैलेस्टाइन है, हम काफी बार पढ़ चुके हैं ये चीज, और इस बार के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पैलेस्टाइन है। मैंने कहा कि इसके अंदर क्या किया गया, जबरदस्ती इजराइल को बसा दिया इन्होंने लाके, किसने, यूएसए ने। और इजराइल को बसाया कब गया, 1948 में। धीरे धीरे इजराइल ने अपना एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया, यानी कि लोगों दूसरा एरिया कब्जाना शुरू कर दिया। कब्जाते कब्जाते आज ऐसा हो चुका है कि यहाँ पर एक बचा है बस, कौन सा, गाजा स्ट्रिप बची है, एक यहाँ पर वेस्ट बैंक बचा हुआ है, यहाँ पर राफा बॉर्डर है, इनके ऊपर अटैक करते करते इसने पूरे इसको कब्जा लिया। कभी इस पे अटैक करता है, कभी इस पे करता है। जब यहाँ पे किया तो ये लोग बेचारे इस पर आ गए, इसे हम क्या कहते हैं, राफा बॉर्डर कहते हैं। आपने न्यूज में देखा होगा, ऑल आईज ऑन द राफा, ये सब चल रहा था ना। तो ये पूरा मैटर वही है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि इनको जबरदस्ती बसा दिया गया, और जैसे जैसे आज भी ये क्यों नहीं हार पा रहा, क्योंकि इसके पास किसका सपोर्ट है, अमेरिका का, यूएसए का। सिंपल सी बात याद रखना। ठीक है, कब बना था, 1948 में। तब से ये अपने आप को एक्सपेंड करता जा रहा है। तो अगल बगल कौन है, मुस्लिम कंट्रीज है, और जब सारी की सारी मुस्लिम कंट्रीज इस बात का अपोज करती हैं तो ये क्या करता है, उन पे अटैक कर देता है। छोटा सा देश है लेकिन कभी हारता नहीं है। आज से लगभग ये 10वीं लड़ाई चल रही है अभी करंट में, है ना। इस 10वीं लड़ाई चल रही है, आज तक ही नहीं आ रहा है बेसिकली। ठीक है, आपने सुना होगा योम किप्पूर 1973। ठीक है, आपने सुना होगा 6 डे वॉर 1967, जिसके बाद ऑयल क्राइसिस आ गए थे अमेरिका में, और उससे क्या बना था, G7 बना था। ठीक है, तो इन सारी चीजों के पीछे का रीजन क्या है, आपका इजराइल का ही बनना है। और इजराइल को कहां बसाया गया, पैलेस्टाइन में। अब आप जानते हो यूनाइटेड नेशन के अंदर टोटल 193 नेशन है, प्लस 2 के पास क्या है, ऑब्जर्वर का स्टेटस है। और ऑब्जर्विंग स्टेट में कौन कौन से आते हैं आपके, एक आता है पैलेस्टाइन, ठीक है, और दूसरा कौन सा आता है आपका, बेसिकली वेटिकन सिटी। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी, याद रखना, जिसके अंदर 940 के आसपास पॉपुलेशन है, और ये एक शहर के अंदर बसा हुआ है, रोम के अंदर, इटली में रोम के अंदर एक देश बसा हुआ है, सबसे छोटा देश है पैलेस्टाइन। इसी के अंदर तो पूरा मुद्दा चल रहा है, पूरा इश्यू चल रहा है। ठीक है, अभी क्या हुआ, मैं अभी इसी के ऊपर आ जाता हूं। इससे पहले की कहानी हम 1000 बार पढ़ चुके हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कोई बात नहीं, हम उसके ऊपर अलग से एक लेक्चर अपलोड कर देंगे। ठीक है, हालांकि हम डिस्कस करते रहते हैं जब जब न्यूज में आता है। ये भी बात याद रखना, लास्ट ईयर एग्जाम में आ भी चुका है इजराइल पैलेस्टाइन वाला जो हमास वाला डिस्प्यूट था, इस बार भी आ सकता है क्योंकि ये कंटिन्यू चला आ रहा है। ठीक है, तो सारे फैक्ट्स को बस याद करना, बेस कहानी समझ लेनी है कि रीजन क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिर उसको हर महीने जो भी होता है अपडेट कर लेना होता है। ठीक है, तो मैं अभी इसी को फोकस करते हुए चलता हूं, लेबनान को। ठीक है, तो लेबनान के ऊपर क्या हुआ, इजराइल ने अभी अटैक कर दिया हिजबुल्लाह ग्रुप के ऊपर। जब अटैक कर दिया तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वहां पर इजराइल में भारत के लोग भी रहते, उसमें लेबनान में भारत के लोग भी रहते होंगे, और आपको पता है भारतीय जितने भारत में नहीं उतने तो बाहर रहते हैं। तो अल्टीमेटली इनको बचाना भी पड़ेगा। तो इनको बचाने के लिए सरकार ने कहा कि क्या, नेवल इवैक्यूएशन, यानी कि इनको पानी के रास्ते से बचाया जाएगा। बस इतनी सी न्यूज है। ठीक है, ये कुछ फैक्चुअल डाटा जो मैंने बताई है एटलीस्ट याद रखना। ठीक है, बाकी की न्यूज में इसको ऐड ऑन करते रहा करो। ठीक है, हुआ क्या, कॉन्फ्लिक्ट समझ गए क्या है।
उसके बाद एयर ट्रैवल क्यों नहीं कर सकते? मैनी एयरलाइंस हैव कैंसल्ड फ्लाइट्स टू एंड फ्रॉम द बेरूत, फर्दर कॉम्प्लिकेटिंग द सिचुएशन फॉर द दोज ट्राइंग टू लीव द कंट्री, क्योंकि वहां पे अटैक हो रहे, मिसाइल छोड़ी जा रही हैं। और याद रखना दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस सिस्टम किसके पास है? इजराइल के पास, जिसका नाम क्या है? आयरन डोम। और उस नेवल वाला भी उसी के पास है, सी डोम। ठीक है, हमारे पास कौन सा है? आपके पास आपका त्रिशूल और आकाश। और रशिया से कौन सा ले रखा है? S-400, वो मैं पढ़ा चुका हूं पहले। ठीक है, उसके बाद कैसे निकाला जाएगा? तो सोच रहे हैं कौन सा ऑपरेशन करें? ऑपरेशन सुकून। यानी कि ऑपरेशन सुकून याद रखना 2006 में हुआ था, जब इजराइल ने लेबनान के ऊपर 2006 में बॉम्बिंग की थी। उस समय इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन किया था जिसका नाम था ऑपरेशन सुकून। तो अब भी हो सकता है कि उस ऑपरेशन सुकून जैसा ही कुछ ऑपरेशन करके उनको निकाला जाए। तो ये ऑपरेशन जरूर ध्यान रखना। ठीक है, सिंपल सा, हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे और बहुत सारे ऑपरेशन हुए आज तक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इसको नोट कर लेना अच्छे से ना, स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको याद कर लेना। ठीक है, ऐसी चीजें जब न्यूज में आती हैं तो पीछे की कहानियां वो निकाल लाता है खोद खोद कर, वो तुम्हें तकलीफ करती है ना। देखो याद तो करना पड़ेगा। ऑपरेशन देवी शक्ति कब हुआ था? 2021। किसके साथ? आफ्टर तालिबान टेक ओवर अफगानिस्तान। जब तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया था, तब हमने एक ऑपरेशन किया था जिसमें हमने 565 इंडिविजुअल्स को बचाया था, जिसमें 438 इंडियंस थे। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? देवी शक्ति। फिर हमने किया वंदे भारत मिशन 2020 में किस लिए हुआ था? कोविड-19 का जब पेंडेमिक आ रहा था, तब इंडियन नेशनल्स को विदेशों से लाया गया था, वंदे भारत मिशन। एक हुआ था ऑपरेशन गंगा 2022। इसमें हमने क्या किया था? इंडियन गवर्नमेंट ने उन लोगों को बचाया था जो रशिया यूक्रेन वार में फंस चुके थे। वो वार भी अभी चल रही है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है। ठीक है, सिंपल याद करने वाली चीजें हैं। उसके बाद ऑपरेशन कावेरी कब हुआ था? 2023 में। उसमें क्या हुआ था? इसके अंदर हमने 3900 जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स थे जो सूडान कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए थे, उनको लेकर आए थे। फिर ऑपरेशन अजय कब हुआ था? 2023 में, जिसमें हमने क्या किया था? इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर से इंडियन सिटीजन्स को इजराइल से निकाला था। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हुए जो पिछले कुछ सालों के अंदर किए गए थे, उनको ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद बढ़ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। ये फिर आएगी लेबनान, तो हम फिर इसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट, कर्नाटक गवर्नमेंट विथड्रॉज जनरल कंसेंट टू CBI टू कंडक्ट द प्रोब। देखो ये कल भी मैंने ये न्यूज आपको समझाई थी कि जो यहाँ का जो CM है ना, ये जो CM साहब है यहाँ के कर्नाटक के, इनकी जो वाइफ है और इनके जो साले साहब है, इन दोनों को इसके ऊपर क्या चल रहा है? मूडा है ना, जो आपकी मैसूर डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी है, उसके ऊपर केस चल रहा है। 56 करोड़ रुपए का इन्होंने फ्रॉड किया है। कल हमने डिस्कस किया था अच्छे से। कल हमने ये भी पढ़ा था कि इसके ऊपर लोकायुक्त को काम करने के लिए भी कहा गया था, तो कल हमने लोकपाल, लोकायुक्त ये सब भी पढ़ा था। अब क्या हुआ कि जो चीफ मिनिस्टर साहब है ना, देखो एक चीज याद रखना, एक होता है CBI है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, CBI जो है ना, बना कब था? आपको सारी फैक्चुअल डाटा पता होंगे। 1963 में। कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द संथानम कमेटी। CBI जो बना था, आपसे पूछेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो सिंपल याद रखना, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका एट प्रेजेंट हेड कौन है, डायरेक्टर कौन है, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। हालांकि कई बार पूछा भी जा चुका है, तुमसे याद भी हो गया होगा। ठीक है, फिर एक बार देख लेते हैं। होता क्या है, CBI जो है वो कौन से एक्ट से बना था? तो याद रखना, CBI बना था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। यहां से ये अपनी पावर ड्रॉ करता है। और याद रखना, CBI इज नाइदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर ए स्टैट्यूटरी बॉडी। जो आपका लोकपाल बिल आया था ना, कल मैंने लिखवाया था लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल। ठीक है, इस लोकपाल एंड लोकायुक्त जो एक्ट बना था 2013 में, इससे हमने एक बात डाल दी थी कि CBI इज नाइदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर ए स्टैट्यूटरी बॉडी, लेकिन डायरेक्टली किसके काम करती है? अंडर में काम करती है, PMO ऑफिस के अंडर में काम करती है। और मैंने ये भी बताया था, इंटरपोल जो होता है उसको इंडिया में रिप्रेजेंट कौन करता है? तो CBI करती है। अब बात आ जाती है CBI कहां पर रेड मार सकती है। याद रखना, CBI को अगर रेड मारनी किसी स्टेट में तो उसे परमिशन लेनी पड़ती है। एक होता है बेसिकली जनरल कंसेंट लेना होता है स्टेट का, एक होता है केस स्पेसिफिक कंसेंट। मान लो कोई स्पेशल केस है, उसको आपको इंक्वायरी करनी है, तो आपको पहले इससे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इन्होंने कहा, इन भाई साहब ने, कि अगर तुम्हें इस केस में अगर इन्वेस्टिगेशन करना ही है CBI को, तो हमारी परमिशन से करेगा। हम बताएंगे इस केस में, सिर्फ इसी केस में इन्वेस्टिगेशन करोगे। जैसे मूडा अथॉरिटी का जो केस है, तो आप उसको मूडा तक ही लिमिटेड रखोगे। ये नहीं है कि उसके लिंक में तुमको दूसरे कांड भी इनके आमने सामने लाकर रख दे रहे हो। तो ऐसा नहीं चाहते ये लोग, समझ आ रही है ना। इसलिए इनके पास ये अथॉरिटी होती है कि स्टेट चाहे तो, यानी कि CBI को पहले स्टेट का कंसेंट लेना होगा, बस इतना ध्यान रखना। समझ गए? ठीक है, मोटो क्या होता है CBI का? इंडस्ट्री, इंपार्शियलिटी एंड द इंटीग्रिटी। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं। इसमें एक और अमेंडमेंट किया गया था कि ये जो आपका CBI का डायरेक्टर होता है, उसको अपॉइंट कौन करता है? तो उसको अपॉइंट करने के लिए बेसिकली तुम्हारे पास
क्या होते हैं, 3 लोग होते हैं, एक होता है प्राइम मिनिस्टर यानी कि मोदी जी, एक होता है लीडर ऑफ अपोजिशन जो अभी कौन है राहुल गांधी, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन है DY चंद्रचूड़। इन तीनों की कमेटी बनी होती है। इसके बाद 2:1 में जो जजमेंट आता है उसके बाद उसको रिकमेंड कर दिया जाता है, उस बंदे को क्या बना देते हैं, CBI का डायरेक्टर बना देते हैं। लेकिन इससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन तो था नहीं, ठीक है। तो अब हो सकता है कि क्या हो सकता है कि जो भी होगा नया जिसको बनाया जाएगा देख लेंगे, समझ गए। 2-4 बातें जस्ट याद रखना, ठीक है, काफी दिन चलेगा ये मुद्दा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है L69 G4 कंट्रीज सीक अर्जेंट रिफॉर्म ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसको समझने की कोशिश करना क्या होता है। पहले इन सब पे चलने से पहले मैं एक छोटा सा तो एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। UN है ना, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC। देखो होता क्या है, UN, ठीक है। UN कब बना होता है, तो सिंपल सी 2-4 बातें समझना, फिर आराम से समझ जाओगे हुआ क्या था। कब बना होता है, 24 अक्टूबर 1945 को ये बना होता है। कब बना होता है, तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी कौन सी हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए, पेरिस पीस ट्रीटी, ठीक है। पेरिस पीस ट्रीटी के बाद ये बना होता है। इसका पर्पज ये होता है कि दुनिया में तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, इसको पीस मेंटेन रखनी है, ठीक है। इससे पहले एक ग्रुप था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, उसका नाम था लीग ऑफ द नेशन। उसका पर्पस था सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए। वो 1920 में बना था, लेकिन 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 हो गया तो हमने उसको हटा दिया। अब हमने क्या किया, तो हमने यूनाइटेड नेशन बना लिया, सबसे बड़ा ग्रुप है दुनिया का। इस यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन होती है 24 अक्टूबर 1945। ये जब बना था तो इसके अंदर टोटल मेंबर्स थे, याद रखना, 50 + 1 51, यानी कि एक इसमें भारत भी था। इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पे, यूएन का, तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। कहां पे है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसके टोटल आज के दिन कितने मेंबर्स हैं, समझना पूरी चीज बिल्कुल बेस से। टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो याद रखना 193 + 2 कौन है, जिनके पास ऑब्जर्वर का स्टेटस है, यानी कि उनको स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। 2 कौन कौन से हैं, तो अभी मैंने इससे पहले वाली न्यूज में बताया था, पैलेस्टाइन, और दूसरा कौन सा आपका, वेटिकन सिटी। और दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री इज द वेटिकन सिटी, जो कि कहां पर है, दैट इज लोकेटेड इन द रोम, है ना, इटली के अंदर, रोम के एक शहर के अंदर बसी हुई है। सिंपल याद रखना। इसी पैलेस्टाइन को अभी 193 लोगों में जब वोटिंग हुई तो 145 लोगों ने वोटिंग की और कहा कि इसको क्या बना दो, नेशन का स्टेटस दे दो। तो ये भी डिमांड वहां पर चल रही थी, क्योंकि इसको इजराइल परेशान कर रहा है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब क्या हुआ, इस यूनाइटेड नेशन के टोटल 6 ऑर्गन होते हैं, ध्यान रखना। कितने ऑर्गन होते हैं टोटल, 6 मेजर ऑर्गन होते हैं, ठीक है। और वो जो 6 मेजर ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं, तो अगर मैं 6 मेजर ऑर्गन्स की बात करता हूं तो समझना, सबसे पहले क्या आता है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है, जो कि 193 + 2 सारे के सारे मेंबर है, इसमें जनरल असेंबली होती है, ठीक है। 1 साल के लिए बनती है, हर साल चेंज होती है। फिर आता है आपका कौन सा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, जिसके अंदर कितने लोग होते हैं, 15, 10 होते हैं नॉन परमानेंट, और 5 होते हैं इसमें परमानेंट। और परमानेंट वो है जिनके पास क्या है, वीटो पावर है, ध्यान रखना। और किस किस के पास है, यूके के पास है, यूएसए के पास है, आपका फेवरेट रशिया के पास है, फ्रांस के पास है, और चाइना के पास है। इन 5 देशों के पास वीटो पावर है। अब क्या हुआ, एक इसका पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, यूएन इकोस्को, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये जो इकोस्को है इसके अंदर 54 मेंबर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और इसका टेन्योर कितना होता है, तो सिक्योरिटी काउंसिल का 2 टेन्योर होता है, 2 साल। इसका टेन्योर कितना होता है, तो सिंपल याद रखना 3 साल। एक इसके अंदर आता है जो हम कई बार पढ़ते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। मैं ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाली लेक्चर में सारी चीजें पढ़ लेते हैं डिटेल में। ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर कहां पे, याद रखना, तो इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे नहीं है, इसका हेग नीदरलैंड में हेडक्वार्टर है, बाकी सबका यहीं पे है। इसका हेग नीदरलैंड में क्या बना हुआ है, हेडक्वार्टर बना हुआ है। इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, 15। इसका टेन्योर कितना होता है, तो 9 साल के लिए बना होता है। मैं कई बार समझा चुका हूं जब हमने इंडस वाटर ट्रीटी वगैरह पढ़ी थी। इसका एक पार्ट होता है कौन सा, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टशिप काउंसिल। हालांकि ट्रस्टशिप काउंसिल 1994 में अबोलिश कर दी गई थी, लेकिन आज भी डॉक्यूमेंट्स में एग्जिस्ट करती है।
और इसमें कितने मेंबर है? ट्रस्टशिप मतलब जो ट्रस्टी है, यानी कि पांचों। कौन पांचों? जो वीटो है। तो वीटो किसके पास है? तो आपको पता होना चाहिए, यूके के पास, यूएसए के पास, रशिया के पास, फ्रांस के बाद और चाइना के पास वीटो पावर है। ये इसके मेंबर है। फिर एक लास्ट मेंबर आता है, कौन इसका? जनरल सेक्रेटरी, यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी, ठीक है, एक मेव सेक्रेटरी, जैसे आत्माराम है ना, सेम ऐसे इसका कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस इज द यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी। ये 6 इसके मेजर ऑर्गन्स है, ठीक है। अब क्या हुआ, इन 6 मेजर ऑर्गन्स में से इस यूनाइटेड नेशन के अंदर जितने भी ग्रुप है ना, इन सारे ग्रुप्स के अंदर एक ग्रुप बना हुआ है जिसको हम कहते हैं L69। L69 इज द ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसमें 42 मेंबर्स है। C10 एक कोलिशन ऑफ द 10 अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीका की 10 कंट्रीज का एक ग्रुप है C10, और टॉप 42 डेवलपिंग कंट्रीज के ग्रुप है L69, ठीक है। हुआ क्या, इन्होंने डिमांड की कि ये जो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, इसको एक्सपेंड करो। हर बार क्या करते हो, 5 और 10-15 लोग ले लेते हो, और 10 लोग पूरी दुनिया भर से लेते हो, 5 तुम परमानेंट बैठे रहते हो। तो इससे तो अच्छा है कि हमारे जो अफ्रीका के देश है उनका तो रिप्रेजेंटेशन कभी हो ही नहीं पाता है। तो ये चाहते हैं कि इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को बढ़ाया जाए। बस इतनी सी न्यूज है, बात समझ में आ रही है। हुआ क्या, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किस में इसकी डिमांड हुई थी? सबसे पहले तो याद रखना, कॉमन अफ्रीकन पोजीशन की डिमांड हुई थी इजुलविनी और सिरटे डिक्लेरेशन के अंदर, ठीक है। इसके ऊपर किसको फोकस किया गया? G4। देखो यहां भी G4 लिखा है, G4 कंट्रीज भी चाहती है इसको बढ़ाए, क्योंकि G4 कंट्रीज में कौन है? इंडिया है, ब्राजील है, जर्मनी है, जापान है। ये सारे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि हमें वीटो पावर हमें भी दी जाए, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं किसी एक को हमें भी वीटो पावर मिल जाए, ठीक है। लेकिन वो वीटो पावर अभी तक मिली नहीं है इनको। आपने बार बार सुना होगा, इंडिया को वीटो मिल जाएगा, वीटो मिल जाएगा। वीटो का मतलब होता है ना तो ना कहना, ना ही हाँ कहना। अब अल्टीमेटली इसके लिए लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो बस वही बात है कि इसको यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे L69 मैंने बताया टोटल 42 कंट्रीज का ग्रुप है। IBS से क्या था, ये कब स्टार्ट हुआ था? याद रखना, ट्राइलेटरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव था, किस किस के बीच में? इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ था? IBS से, सिंपल याद रखना, 2003 के अंदर। कहां से? ब्राजीलिया डिक्लेरेशन से स्टार्ट हुआ था। ये भी इन तीनों देशों के बीच में यूनाइटेड नेशन में एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए बना हुआ है ब्राजीलिया डिक्लेरेशन, सिंपल से याद रखना। नेक्स्ट अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन तो डिमांड कर रही है कि हमें L10 वो दे दो, तो अफ्रीकन यूनियन में टोटल 54 कंट्री, ध्यान रखना। और इसी अफ्रीकन यूनियन ने लास्ट ईयर किसको ज्वाइन कर लिया था? G20 को ज्वाइन कर लिया था। G20 21 बन चुका है, ये भी हम पढ़ चुके हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले लेक्चर में, ठीक है। हुआ क्या, अफ्रीकन यूनियन कब बना था? सिरटे डिक्लेरेशन हुआ था लीबिया के अंदर, उसके बाद इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ये डिक्लेरेशन हुआ था 1999 में, ये बना था 2002 में। और जो आपका अफ्रीकन यूनियन है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो सिंपल याद रखना, अफ्रीकन यूनियन जो है AU, उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? एडिस अबाबा। कहां पे है उसका हेडक्वार्टर? एडिस अबाबा, ठीक है। लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा था G20 के अंदर, और एक पैसेज भी आया था यहां से, एडिस अबाबा इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने हैं? 15। ये सिंपल सा ध्यान रखना, ठीक है। सारी बातें वही लिखी हुई हैं कि इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, तब बना था। 6 मेजर ऑर्गन्स है, फर्स्ट सेशन, मेंबरशिप, प्रेसिडेंसी, रोटेट होती है, ठीक है। वोटिंग पावर्स, 5 वोट वीटो पावर है, ठीक है। वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, जस्ट एक बार पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान, विच एडवोकेट ईच अदर्स बिड्स फॉर द परमानेंट सीट्स इन द UNSC, ठीक है। तो ये 4 मेंबर एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं, तो सिंपल सा याद रखना। और यूनाइटेड नेशन की जो यूनिटिंग फॉर द कंसेंसस जो है UFC मूवमेंट, इसको क्या कहते हैं? कॉफी क्लब भी कहते हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके प्राइम मेंबर्स कौन कौन से? इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना एंड पाकिस्तान, ठीक है। सिंपल फैक्चुअल डाटाज हैं, आपको याद ही करने हैं, ठीक है। जो कहानी समझाने लायक थी वो मैंने समझा दी। नेक्स्ट आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट सीक्स रिपोर्ट फ्रॉम द कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑन द स्टबल बर्निंग। देखो होता क्या है, आपने देखा होगा हरियाणा और पंजाब के ऊपर एक एलिगेशन लगता रहता है, यूपी के ऊपर, कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बहुत है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है। सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पता है भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी 2011 में? 2011 के सेंसस में इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी पता है? वो थी आपकी 282 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 282 लोग रहते थे। लेकिन अगर पूछे सबसे कम तो अरुणाचल प्रदेश 17%, ठीक है। ओनली 17% रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर, पहाड़ खुला इलाका है। लेकिन दिल्ली की पता है कितनी थी? दिल्ली की सबसे ज्यादा लगभग 11197, यानी कि लगभग 12,000 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, या 11,200, है ना। अप्रोक्सीमेटली 11 से 12,000 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहते हैं, डिब्बी जैसे घरों में रहते हैं छोटे छोटे, तो पोल्यूशन तो होगा ही।
और जब क्या होता है, जब हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और तुम्हारे यूपी के अंदर जो एनसीआर वाला रीजन, इसके अंदर जब फसल कटती है तो किसान क्या करता है बेचारा, उसको जला देता है और पराली बन जाती है, और पराली जाती है सीधी दिल्ली की तरफ, और ये कहते हैं कि इनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। तो पहले इन स्टेट का और सेंटर का पोल्यूशन जो था ना, एयर क्वालिटी मेजरमेंट डिपार्टमेंट, वो अलग था। इन्होंने क्या किया, 2020 के अंदर कमीशन फॉर्म किया, जो कि एक ऑर्डिनेंस से बना था 2020 में, जिसको नाम दिया गया कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इंडेक्स कमीशन। इसका क्या किया गया, एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ये किसको सस्पेंड करता है, जितने भी सेंट्रल और स्टेट के पोल्यूशन बोर्ड है ना, सबको सस्पेंड कर दिया इसने, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और यूपी, बस इतने ही। और इसने क्या किया, एक नया बोर्ड बनाया, जो इसने 2021 में पार्लियामेंट में इसको अप्रूवल भी मिल चुका था, कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड द एडजॉइनिंग एरियाज। आपसे पूछेगा इसके चेयरपर्सन कितने होते हैं, तो याद रखना एक चेयरपर्सन होता है जो सेक्रेटरी रैंक का होता है सेंटर या स्टेट के अंदर, उसका टेन्योर 3 साल होता है, या उसकी मैक्सिमम 70 साल होती है। इसको याद रखना, फैक्चुअल डाटा है सारे, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें 5 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी, ठीक है। एक वो 5 एक्स ऑफिशियो मेंबर, 3 इसमें फुल टाइम टेक्निकल मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताना ढूंढ के टेक्निकल मेंबर्स कौन कौन है इसके, ठीक है, कौन कौन सी मिनिस्ट्री इसकी टेक्निकल मेंबर है। और इसके अंदर 3 मेंबर कहां से होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ से भी होते हैं, जो एनजीओ बने होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसने कुछ मेजरमेंट किया, इसने अपनी एक रिपोर्ट दी है कि भाई ऐसा ऐसा पोल्यूशन हो रहा है। तो सिंपल सा एक डिपार्टमेंट था, न्यूज में आ गया, हमने उसको पढ़ लिया, ठीक है। एयर पोल्यूशन कंट्रोल कब आया था एक्ट, तो याद रखना 1981, और आपका वाटर पोल्यूशन कब आया था, 1974। चलते हैं नेक्स्ट। गुड बिगिनिंग इंडिया ऑन द पैक्ट ऑफ द फ्यूचर्स लैंग्वेज ऑन द यूएनएससी रिफॉर्म्स। देखो अभी यूएनएससी की बात की थी ना मैंने, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। इस यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जो लैंग्वेज रिफॉर्म्स है ना, उसकी बात की जा रही है कि भाई लैंग्वेज को भी रिफॉर्म किया जाए। मुझे कमेंट करके बताना कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। हम चाहते हैं उसको क्या किया जाए, फ्यूचर के लिए उसको चेंज किया जाए, उसमें रिफॉर्म किया जाए। तो बस वही न्यूज है, वहीं से एक छोटी सी दूसरी न्यूज उठा दी गई और कुछ नहीं है। रिफॉर्म्स एम्स टू मेक द सिक्योरिटी काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव, सबको समझ में आएगी बात, है ना। अब उसमें फ्रेंच स्पेनिश लेके बैठे हो तो कहां से समझ में आएगा हम लोगों को, ठीक है। इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंसी होगी, एफिशिएंट, इफेक्टिव, डेमोक्रेटिक, अकाउंटेबल, ठीक है। द पैक्ट इज ग्राउंड ब्रेकिंग as it is the first UN summit document to address the Security Council reform in the detail. The pact prioritizes redressing historical injustices, especially for the Africa, and improving representation for the regions like Asia Pacific and Latin America. ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स से हम कैसे ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे उसके ऊपर बात की गई इसमें। इक्विटेबल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी सभी के लिए बराबर होनी चाहिए। तो बस सिंपल सी उस यूएनएससी से ही लिंक करके आप इसको पढ़ सकते हो। मैंने अभी बताया था कितने मेंबर होते हैं, 15 मेंबर। 5 कैसे होते हैं, नॉन परमानेंट, 10 होते हैं नॉन परमानेंट, ठीक है। The pact addressed 21st century challenges like climate change and conflict, adopted by the consensus except for a group led by Russia. Key points include कौन-कौन से हैं, sustainable development, peace and security, science and technology को promote करेंगे, youth and future generations, global governance। तो सिंपल 2-4 बातें पढ़ लेना। Simile Pal Fire, lives and livelihoods of Mankidia tribals in the distress। ये आपकी एक ट्राइबल है, ठीक है, ट्राइब है। मैंने आपको बताया था भारत में टोटल कितनी ट्राइब्स हैं, एसटी कितनी है, तो एसटी टोटल है भारत में अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 705, अब बढ़ चुकी हैं। इनमें से पीवीटीजी कितनी होती हैं, तो पीवीटीजी होती है 75, और मैक्सिमम पीवीटीजी कहां पे है, तो उड़ीसा के अंदर है 13, ध्यान रखना। और ये भी क्या है, मैनकाइडिया, तो मैनकीडिया भी क्या है आपकी पीवीटीजी है उड़ीसा की, ठीक है। आर्टिकल कौन सा होता है, तो याद रखना आर्टिकल 340 किसका है, ओबीसी का, आर्टिकल 341 किसका है, एससी का, और आर्टिकल 342 किससे बात करता है, तो एसटी की बात करता है। नेशनल कमीशन की बात करूं तो आर्टिकल 338 किसकी बात करता है, नेशनल कमीशन फॉर एससी। आपका आर्टिकल नंबर 338 का ए किसकी बात करता है, तो ये करता है नेशनल कमीशन फॉर द एसटी। और आपका आर्टिकल नंबर 338 का बी किसकी बात करता है, तो ये करता है आपकी नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी की बात करता है, जनरल के लिए कोई नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपसे कहा भी था कि आप प्लीज, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आपके यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो डली हुई है, किस नाम से, मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट। इसको एक बार सर्च करना आपके YouTube चैनल के ऊपर, ठीक है।
क्लैटपैप चैनल पे जाके तो आपको मिल जाएगा, उसको आप एक बार अच्छे से देख लेना। हमने उसके अंदर सारे के सारे ट्राइब्स के बारे में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, किस स्टेट में कौन सी है, मैक्सिमम क्यों है, मिनिमम क्यों है, क्या रीजंस है ना, क्या क्या स्कीम्स उनके लिए चलती हैं। इस बार की जो स्कीम्स है प्रधानमंत्री जनमन जो योजनाएं हैं वो उसमें ऐड ऑन कर लेंगे, तो एक पूरा मैटर तैयार हो जाएगा। क्योंकि हमारी प्रेसिडेंट भी कौन है, संथाल ट्राइब से हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी एक ट्राइबल वुमेन है, ठीक है। कुकी और मैतेई वाला कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है काफी दिन से ना, मोदी जी को बुला रहे हैं वो लोग लेकिन वो जा नहीं रहे हैं, तो ये बार बहुत सारे डिस्प्यूट चले आ रहे हैं, ठीक है। तो वो लेक्चर एक बार प्लीज देख लेना आप, ठीक है। तो सारी डिटेल इसके पीछे के बैकग्राउंड आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ इसके ऊपर, ये कौन सा है, मैनकीडिया ट्राइब है, जिसके हुआ क्या कि सिमलीपाल वहां पे आग लग गई एक जंगल में, तो इन लोगों की जिंदगी किसमें आ गई, डिस्ट्रेस में आ गई और कुछ नहीं है। तो ये न्यूज में आ गया। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, ऑस्ट्रो एशियाटिक, मुंडा, बिरहोर, ओडिया, लोगोबीर एंड बुधिमाई, ये लैंग्वेज बोलते हैं। सॉरी, लोगोबीर और बुधिमाई क्या, इनके डाइटीज, इनके देवता है जिनकी पूजा करते हैं। दे आर पोलीएथिस्ट है वो दोनों के दोनों, ठीक है। मेलवोलेंट और बेनेवोलेंट दोनों उसको क्या है, पोलीएथिस्ट है। कुंभा, इनके जो लीफ हट्स बनाते हैं ना ये पत्तियों से, उसको हम कुंभा कहते हैं, जो मार्केट में बेचते हैं, ठीक है। पोडी भुयान वाज द फर्स्ट पीवीटीजी टू रिसीव हैबिटेट राइट्स इन उड़ीसा, उड़ीसा के अंदर हैबिटेट राइट्स दिया जाने वाला पहला जो पीवीटीजी था वो कौन सा था, पोडी भुयान था। टोटल 6 को मिल चुका है, ठीक है। मैक्सिमम 13 पीवीटीजी कहाँ पे आपके, उड़ीसा के अंदर है। तो यहाँ से बस ये 2-4 बातें याद रखना। और मैं बार बार इस न्यूज के ऊपर क्यों फोकस करता हूँ, क्योंकि मणिपुर वाला कॉन्फ्लिक्ट बहुत टाइम से चला आ रहा है, तो हम किसी भी एक भी पीवीटीजी को, किसी भी एक ट्राइब को नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। पता नहीं वो कहाँ से पूछते पूछते क्या पूछ ले तुमसे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। मिनिस्ट्री अचीव्स 100 डे टारगेट ऑफ 100 नगर वंस विद ऑब्जेक्टिव टू एनहांस अर्बन ग्रीनरी। देखो जो अर्बन ग्रीनरी है ना, गांवों के अंदर तो आपने देखा होगा घास फूस बहुत होती है, ग्रीनरी होती है, शहरों के अंदर नहीं मिलती है। तुमने देखा होगा शहरों के अंदर लोग नर्सरी खोल लेते हैं, इतना पैसा कमाते हैं नर्सरी के अंदर। घरों के अंदर तुम छोटे छोटे पेड़ रख लेते हो, इससे अच्छा तुम अपने घर के आंगन के अंदर एक पेड़ लगा दो पीपल का, नीम का, तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां उससे ऑक्सीजन ले। लेकिन कहाँ से लगाओगे, आंगन तो है ही नहीं, क्योंकि हम तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रहते हैं। और अगर तुम यहाँ ऐसे रहोगे, तुम्हें बेनिफिट्स लेने, तुम्हें मॉल्स का मजा लेना है, तुम्हें सिनेमा घरों का मजा लेना है, तो तुम्हें ग्रीनरी से यानी कि तुम्हें एनवायरनमेंट से तो समझौता करना पड़ेगा। अब ऐसा ना हो इसके लिए सरकार ने एक स्कीम चला दी, नगर वन। नगर और वन, समझ गए ना, नगर में वन, नगर वाटिका, नगर में वाटिका, तो 100 नगर वन बनाने की बात की जा रही है। सिंपल हुआ क्या समझना, 2020 में स्कीम आई थी टू एनहांस द अर्बन ग्रीनरी। गांव में तो मैंने कहा नीड ही नहीं है। फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, 4 लाख पर हेक्टेयर की हेल्प दी जाएगी सरकार की तरफ से। एक हेक्टेयर में 4 लाख रुपए सरकार देगी। इसको जंगल बना दो, हरा भरा कर दो, ताकि लोगों को गर्मी कम लगे, सांस अच्छे से आए, लोगों के प्रॉब्लम्स ना हो, किसकी, सांस की, ठीक है। रेंज फ्रॉम 10 हेक्टेयर टू 50 हेक्टेयर तक वो बनाया जाएगा। एक हेक्टेयर के लिए सरकार तुम्हें 4 लाख रुपए देगी। किसी मान लो जयपुर शहर है, जयपुर में 50 हेक्टेयर में पेड़ पौधे लगाने, नगर वन बनाना है इसको, तो 50 हेक्टेयर मैक्सिमम बना सकती है। 50 को 4 से गुना करो तो इतने रुपए तुम्हें मिल जाएंगे और तुम्हें उसको हरा भरा बना देना है, ठीक है। वो बाद की बात है, लोग बीच में पैसे खा जाएंगे। कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इज द नोडल मिनिस्ट्री। कितना टारगेट है, 400 नगर वन बनाने हैं, 200 नगर वाटिका बनानी है 2025 तक, ठीक है। मैं बार बार कहता हूं कि ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर हम पैदा हो चुके हैं तो हमारे बर्थडे पे एक पेड़ लगाएं। ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई वो भी कुछ करे हमारे लिए, क्योंकि टैक्स तो अल्टीमेटली वही लेती है हमसे, ठीक है। उसी ने पेड़ों को काटकर तुम्हें बिल्डिंग बना कर दी है जहां पर तुम पेड़ भी नहीं लगा सकते अब, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना। नेक्स्ट है, इंडिया इलेक्टेड टू ग्लोब स्टीयरिंग कमेटी। व्हाट इज ग्लोब स्टीयरिंग कमेटी, याद रखना। इंडिया वाज इलेक्टेड टू द 15 मेंबर ग्लोब स्टीयरिंग कमेटी ड्यूरिंग द प्लेनरी सेशन हेल्ड इन द बीजिंग ऑन थर्सडे आफ्टर ए मल्टी स्टेज वोटिंग प्रोसेस। एक मीटिंग हुई है कहां पर, बीजिंग में, ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी की, ग्लोब स्टीयरिंग कमेटी। इसमें 15 मेंबर होते हैं, इंडिया इस बार उसमें इलेक्ट कर लिया गया है। सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, इसका ग्लोबल एजेंडा क्या है, तो इसका ग्लोबल एजेंडा है अगेंस्ट करप्शन एंड द एसेट रिकवरी, यानी कि जो ग्लोबल करप्शन चल रहा है उसको कम करना और जो लोगों की प्रॉपर्टी कब्जाई जा चुकी है उसको रिकवर करके सरकार को या लोगों को वापस देना। इसमें इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सिंपल एक नया वर्ड आ चुका है, ग्लोब ग्रुप है ना, उसमें इंडिया जुड़ गया। 15 मेंबर होते हैं, बीजिंग में मीटिंग हुई थी, हम उसमें ऐड ऑन हो गए। द ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज ग्लोब वाज ए इनिशिएटिव ऑफ G20, और ये G20 के अंदर पिछले साल शुरू किया गया था, ठीक है, कि G20 की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। सिंपल याद रखना। और G20 कब से स्टार्ट हुआ था, 1999 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। गवर्नमेंट एक्सटेंड AFSPA बाय 6 मोर मंथ्स इन 2 स्टेट। सरकार ने 6 मोर मंथ्स के लिए AFSPA को बढ़ा दिया।
अब आप कहोगे सर व्हाट इज आपसपा, क्या होता है आपसपा? आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब किसी जगह पर आर्मी है जहां पर आपसपा लागू है, वहां पे कोई आदमी है जो सस्पेक्ट है ना, किसी ने कुछ किया होगा, टेररिस्ट है, बिना वारंट के उसको अरेस्ट कर सकते हो। अगर उसने तुम्हें धमकाने की मारने की कोशिश की तो सीधा उसको मार सकते हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला। पूरा का पूरा जो रूल है वो मिलिट्री के पास चला जाता है, मिलिट्री रूल हो जाता है, सर मिलिट्री जैसे चाहे उसको रूल करे, ठीक है। उसको कोई गोलियों का हिसाब नहीं देना पड़ता कि कितने लोगों को मार के आए, कितने लोगों को नहीं मार के आए। अब कहोगे कि सर ये आपसपा आया क्यों था, है तो बुरी चीज, टेररिस्ट के लिए तो अच्छी चीज है कि टेररिस्ट, मतलब हमारे लिए टेररिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है कि भाई उनको खत्म कर देंगे, लेकिन है तो वो भी इंसान ही ना आर्मी वाले। हो सकता है तुम्हारे जयपुर में आपसपा लग जाए और कल को मिसयूज करें उसका, तुम्हें धमकाएं, तुम्हें डराएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो कहां पर लागू होगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट था। वो वहां लागू होगा जहां पर डिस्टर्ब्ड एरियाज बहुत है। डिस्टर्ब्ड एरियाज वो होते हैं जहां पर जो टेररिस्ट हैं, जो लोकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोगों को परेशान करते हैं। जैसे मणिपुर हो गया, आसाम हो गया, यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे होते हैं, ये लोगों को दुखी करते हैं, लोगों से चंदा लेना, वसूली करना, वसूली भाई बने होते हैं सारे। तो इनसे बचने के लिए आर्मी क्या करती है, सरकार क्या करती है, आपसपा लगा देती है। अगर कोई तुम्हें इलीगल एक्टिविटी करता दिखाई दे, सीधा मार दो, बिना वारंट के अरेस्ट कर लो, बिना वारंट के किसी के घर में सर्च करो, अगर कुछ मिले तो उसको वहीं मार दो, जेल में डाल दो, जो करना कर दो। लोगों में डर रहेगा, इलीगल एक्टिविटीज जीरो हो जाएंगी। समझ गए? अब कहोगे सर ये चीज आई कब से, तो ये चीज जो थी आपकी आपसपा, इसका ओरिजिन होता है 1942 से। 1942 में हमारे यहां पर एक ऑपरेशन चला था, आपको नाम होगा क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट। और क्विट इंडिया मूवमेंट कब चला था, 1942। किसने चलाया था, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी ने इसमें एक नारा दिया था जिसमें उन्होंने क्या कहा था, डू और डाई, यानी कि करो और मरो। याद रखना, गांधी जी अपने पूरे जिंदगी पीस से रहे, नॉन वायलेंस से रहे, अहिंसा से रहे। लेकिन लास्ट जो मूवमेंट था उनका, पहला चंपारण, खेड़ा, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं अहमदाबाद, उसके बाद आपका नॉन कॉर्पोरेशन, उसके बाद आपका सिविल डिसोबीडियंट, और लास्ट कौन सा था, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसमें इन्होंने नॉन वायलेंस को छोड़ दिया, वायलेंस पे आ गए। मतलब गांधी जी पूरी जिंदगी शांत रहे, लास्ट में आते आते क्या हो गया, रॉकी बन गए ना केजीएफ वाले की, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, करो या मरो, आजादी दो या मरो। इतना डरे अंग्रेज, इतना डरे कि 15-20 दिन के अंदर कह दिया हम तुम्हें 1950 तक आजाद कर देंगे। गांधी जी ने इसको विड्रॉ कर लिया। इस क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर अंग्रेजों को लगा कि यार आपसपा होना चाहिए, आर्मड फोर्सेस के पास ये राइट होना चाहिए कि जो भी सस्पेक्ट है ना उसके घर में घुसे, उसको मारे, उससे सारी इंफॉर्मेशन निकलवा ले। तो वहां से आपसपा चला, चलते 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 चले भारत आजाद हो गया 1947। 1947 के बाद हमने क्या किया, 1958 में इसको क्या कर दिया, आपसपा को इंडिया में अडॉप्ट कर लिया। और कितने स्टेट के लिए अडॉप्ट कर लिया, तो याद रखना, इनिशियली हमने किया था नागालैंड के लिए, आसाम के लिए, मणिपुर के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक है, त्रिपुरा के लिए, मेघालय के लिए और मिजोरम के लिए, बस इन्हीं स्टेट के लिए किया था। आज इसका क्या स्टेटस है, आज ये सिर्फ नागालैंड के कुछ हिस्सों में है, आसाम में है, मणिपुर में है, अरुणाचल प्रदेश में है और जम्मू एंड कश्मीर में मर्जी से लगा रखा है। 1990 के बाद से हमने इसमें अमेंडमेंट किया था, स्पेशली आपसपा एक्ट 1990 जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है। वहां की क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत होती है पाकिस्तान के साथ, तो आप उसको नहीं हटा सकते हैं, ठीक है, आपको सर्च करना ही पड़ता है, वरना तो वो लोग टेररिस्टों को पनाह दे देते हैं अपने घर के अंदर, ठीक है। हो तो हुआ क्या, समझ में आ रही बात। अच्छा, पहले किस में हट चुका है, तो याद रखना, त्रिपुरा में 2015 में हटा दिया था, मेघालय में 2018 में हटा दिया था, मिजोरम में 1980s में हटा दिया था। आया किन किन के लिए था, इन सभी के लिए। इनमें हट चुका है, इनमें आज भी है, ध्यान रखना। और अभी 6 महीने के लिए और कहां पर बढ़ा दिया, तो आपका कौन कौन से हैं, 2 स्टेट के अंदर कौन कौन से, तो आपके नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। क्या बात याद रह जाएगी, क्या आपसपा था, कब आया था, क्यों आया था, कहां पर है, कहां पर नहीं है, क्या पावर होती है। और याद रखना, उस कंसर्न स्टेट के गवर्नर या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी, अगर मान लो स्टेट नहीं है तो यूटी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट है तो गवर्नर, उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि किस एरिया को अपने स्टेट के को डिस्टर्ब्ड वो डिक्लेयर कर सकता है। और उसका सेक्शन कौन सा है, तो याद रखना आपका सेक्शन 3 आपसपा एक्ट 1958 का सेक्शन 3 गवर्नर या सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी देता है कि वो उसको डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित या अनाउंस कर सकती है। बात समझ में आ रही है, ये ध्यान रखना। और डिस्टर्ब्ड एरिया में किसी को भी मारने की राइट होता है, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो, ठीक है। 5 या 5 से ज्यादा पीपल लोग हमेशा साथ रहेंगे इस आपसपा के अंदर, ठीक है। फौजी आर्मी लोग अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट और सर्च कर सकते हैं विदाउट वारंट। अगर तुम गिल्टी हो तो मारा भी जा सकता है, जेल में भी डाला जा सकता है, ठीक है। ये सिंपल सा याद रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट।
अच्छा, कमेटीज कौन कौन सी बनी आफ्सपा से रिलेटेड, तो याद रखना जस्टिस बीवी जीवन रेड्डी कमेटी बनी थी 2004 में, रिकमेंडेड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द आफ्सपा इन द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। जो आपका यूएपीए था ना 1967, उसमें कहा गया था आफ्सपा को इंप्लीमेंट कर दिया जाए, ठीक है। तो ये कमेटीज भी याद रखना। सेकंड एआरसी 2007, मैंने बताया था ना कल, फर्स्ट एआरसी 1956 में बनी थी, है ना, 1966, ठीक है। Recommended the repeal of the AFSPA since it would remove the feeling of the discrimination and the alienation, ठीक है। इसको हटाने की बात की गई थी इसमें कि इसको हटा दिया जाए। संतोष हेगड़े कमेटी कब बनी थी 2013। संतोष हेगड़े कमेटी, इसने क्या कहा था, एक्ट मस्ट बी प्रॉपरली रिव्यूड एवरी 6 months टू सी इफ इट इज इम्प्लीमेंटेशन इज नेसेसरी, यानी कि हर 6 महीने में देख लेना चाहिए कि भाई जरूरी है कि नहीं है, जबरदस्ती लगा के क्यों बैठे हो, ठीक है। क्योंकि है वो भी इंसान, आप ये नहीं कह सकते कि वो भगवान की पूजा करता है तो भगवान ही होगा, जैसे आसाराम राम रहीम, है ना, कि आर्मी है तो अच्छी होगी, वो उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। तो हमें हर 6 महीने में चेक करना चाहिए, ठीक है। ये जनरल सा बात है, आपको समझना चाहिए इस बात को ना, हाइप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है जस्टिस वर्मा कमेटी, कब बनी थी 2013 में, ये तो हमने पढ़ा था। किस लिए बनी थी आपकी, जिसके अंदर 0 FIR का कॉन्सेप्ट आया था ना, आपको पढ़ा चुका हूं मैं, 0 FIR निर्भया रेप केस के बाद। उस दिन आपकी जीके रिले के अंदर भी हमने इन सब चीजों को डिस्कस भी किया था, ठीक है, जीके रिले में, ठीक है। इसने कहा रिकमेंडेड दैट एनी सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन बाय द मेंबर्स ऑफ द आर्मड फोर्सेस मस्ट बी ब्रॉट विद इन द परव्यू ऑफ द ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ। अगर कोई आर्मड फोर्सेस का बंदा अगर किसी नॉर्मल वुमेन के साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस करता है तो उसके इस मैटर को नॉर्मल लॉ के अंडर में लाना चाहिए, और नॉर्मल जो ऑर्डिनरी जो लॉ है उनके अंडर उसको सजा देनी चाहिए। ये नहीं कि उसकी उस सजा को उससे माफ कर दिया जाए, बाहर पता ही न चले हो क्या रहा है। यही मैं मिसयूज की बात कर रहा था, नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिंपल याद रखना। अब ऐसा मत कहते हैं मैंने ऐसा बोल दिया तो मैं एंटी नेशनलिस्ट हो गया, ठीक है, फैक्ट इज फैक्ट। नेक्स्ट कौन सा है, जज एंड प्रीजुडिस। देखो क्या होता है, कहा गया कि जो जज है ना वो कुछ भी बोल देते हैं, मतलब जज है तो कुछ भी बोलेगा। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम के ऊपर एक जज चलता है जो डिसीजन वो लाइव देता रहता है, उसकी लाइव कोर्ट चलती रहती है ना, कि कोई डीएसपी आया वो वर्दी में नहीं आया तो उसको बोला मैं तेरी वर्दी उतरवा दूंगा, है ना। ये देखा होगा आपने इंस्टाग्राम में, वो चलता है सोशल मीडिया पे। कि सही है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, बस इसी का मुद्दा है। देखो हुआ क्या, टेकिंग सो मोटो कॉग्निजेंस ऑफ वीडियो क्लिप्स फीचरिंग कर्नाटक हाई कोर्ट का जज था वी श्रीश नंदा। उसने कहा एंड हिज सेक्सिस्ट कमेंट, उसने कोई सेक्सिस्ट कमेंट कर दिया एक वुमेन लॉयर के ऊपर ऑन 2 सेपरेट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। 5 जजेस की स्पेशल बेंच ने, जो कि सीजीआई जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, उन्होंने इस केस को लिया और ऑब्जर्व किया इन इट्स ऑर्डर ऑन वेडनेसडे दैट ऑफ द कट ऑफ मार्क्स बाय द जजेस वुड शो देम इन ए नेगेटिव लाइट एंड इंपैक्ट द एंटायर जुडिशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे उन्होंने उनकी उस महिला के ऊपर कुछ भी कमेंट कर दिया होगा, ठीक है, वो मैं आपको नहीं बता सकता क्या था, आप देख लेना एक बार। उन्हें प्रीवियस ओकेजन, इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट के जज ने एक मुस्लिम डोमिनेटेड लोकेलिटी के बारे में कह दिया था वेस्ट बेंगलुरु में कि ये पाकिस्तान है। अब तुम जज होकर भारत के किसी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया को तुम पाकिस्तान कह रहे हो कि वो तो पाकिस्तान है, वहां तो ऐसा होता ही होगा। तो इज इट फेयर, क्या ये अच्छी बात है कि तुम जज होकर ये बातें बोल रहे हो? नहीं ना, बस इसी के ऊपर 2-4 बातें इसमें लिखी हुई है, समझ गए। दिस इज फंडामेंटली रॉन्ग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता होना चाहिए। द जज अपोलोजाइज्ड आफ्टर द सो मोटो नोटिस एंड कॉलिंग इट ए कॉन्ट्राइट अपोलॉजी। उसने माफी मांग ली बेचारे ने। द टॉप कोर्ट सेड इट वाज कंक्लूडिंग द प्रोसीडिंग्स बट नॉट बिफोर मेकिंग सेवरल ऑब्जर्वेशन इन द ओपन कोर्ट। ये पहली बार ऐसा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सामने बात आ गई वीडियो क्लिप्स की वजह से, वरना तो ओपन कोर्ट में क्या ही होता होगा पता नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा ध्यान रखना, ठीक है। आप जो जुडिशरी के बच्चे तो आपको ये जानना जरूरी था। नेक्स्ट चलते हैं, स्टॉर्म्स ब्रूइंग इन ईस्ट साउथ चाइना। चलो आपको एक क्वेश्चन भी दे देता हूं ना, आप परेशान मत हो। एक ऐसा आर्टिकल बताओ, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं लगभग हर क्लासरूम में बताता भी हूं। एक ऐसा क्वेश्चन है, सॉरी एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि जुडिशरी पार्लियामेंट को डिस्टर्ब नहीं करेगी। एक ऐसा आर्टिकल है, पार्लियामेंट जुडिशरी की वर्किंग को डिस्टर्ब नहीं करेगा, दे विल नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर्स वर्किंग, ठीक है। कौन कौन से आर्टिकल है मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉर्म्स ब्रूइंग इन ईस्ट साउथ चाइना। देखो साउथ चाइना बहुत सुना होगा चाइना के बारे में, चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो मैं चाइना इंडिया को तो छोड़ देता हूँ, मैकमोहन, ठीक है, आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसको मैं साइड में रख देता हूँ। आज हम साउथ चाइना को ही थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये है क्या। तो चाइना जो है ना, उसकी तुम्हें पता है आदत खराब है, वो जब भी मन करता है किसी को भी अपना कह देता है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, है ना। उसका भी, चाइना का भी, हर अच्छी चीज से, जहां पर नेचुरल गैस मिल जाए, जहां पर नेचुरल कोई फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल कोई रिसोर्स मिल जाए, वो कह देता है इसका मेरा पुराना नाता है।
बात समझ में आ रही है, वो उसको अपना क्लेम कर देता है। बस यही हो रहा है। हुआ क्या, पहले समझो है क्या। चाइना जो है ना, ये सोवरेनिटी को क्लेम करता है साउथ चाइना सी के ऊपर, सेनकाकू और डायू आइलैंड्स के ऊपर, बट दीज सेनकाकू एंड डायू आइलैंड्स आर कंट्रोल्ड बाय द जापान। लेकिन वो कहता है नहीं, ये तो मेरे हैं, पहला क्लेम। वो क्या कहता है, ईस्ट एंड साउथ चाइना सीज आर वाइटल मैरीटाइम ट्रेड रूट्स। आप ईस्ट और साउथ चाइना रूट से बहुत सारा ट्रेड कर सकते हो, उससे बच ही नहीं सकते। चाइना इस अपनी प्रेजेंस का मिसयूज करता है, वो कहता है ये पूरा मेरा है, जो भी इसमें मेरा ही है, ठीक है, पुराना नाता है मेरा इससे मित्रों, ठीक है। हाउसिंग एसेंशियल्स, अंडरसी केबल्स एंड सिग्निफिकेंट रिजर्व्स ऑफ ऑयल, नेचुरल गैस, मेकिंग देम क्रिटिकल फॉर द रीजनल एंड द ग्लोबल इकोनॉमीज। तो एक ऐसा रीजन है जिसका ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। चाइना कहता है मेरा है। अब डिस्प्यूट कहां से अराइज हुआ, तो याद रखना मैंने कहा कि ये आपका क्या बना हुआ है, साउथ चाइना सी। याद रखना, एक तरफ है ताइवान, जिसको ये वन चाइना पॉलिसी में अपना क्लेम करता है, ये फिलीपींस, ठीक है, ये यहाँ पर जो शोल आइलैंड, यहाँ पे पारासेल आइलैंड, यहाँ पे स्प्राटले आइलैंड, जो कि ये किसका है, फिलीपींस का, ये इसको क्लेम करता है। ये चाइना ने एक नई लाइन खींची हुई है, जिसको चाइना क्या कहता है, 9 डैश लाइन, यो। और ये तीनों आइलैंड के नाम लिख लेना अच्छे से, तीनों को चाइना क्लेम करता है, जबकि है नहीं उसके, ठीक है। इधर कौन है उसके, वियतनाम है, इधर मलेशिया है, इधर ब्रुनेई है, इधर फिलीपींस है, ठीक है, और इधर आपका ताइवान बना हुआ है। तो सिंपल याद रखना, फैक्चुअल डाटा आपसे पूछेगा, ईस्ट चाइना सी किससे लिंक करता है, तो ईस्ट चाइना सी आपका चाइना, ताइवान, जापान और साउथ कोरिया को लिंक करता है, आपस में जुड़े हुए हैं। साउथ चाइना सी के अंदर चाइना है, ताइवान है, वियतनाम है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, चारों के चारों 5 देशों के नाम याद रखना। As per the US Energy Information Administration in 2023, 10 billion barrels of the petroleum and petroleum products and 6.7 trillion cubic feet of the liquefied natural gas passed through the southern China Sea. इतना ट्रेड यहाँ से होता है। It is also home to vast reserves of the untapped oil and the natural gas. और यहाँ पे untapped natural gas भी हो सकते हैं अंडरग्राउंड। तो चाइना सबको क्लेम करने के चक्कर में है, और कुछ भी बात नहीं है। बस ये क्यों कहता है वन चाइना पॉलिसी में ताइवान मेरा है, इसलिए कहता है क्योंकि ताइवान में 90% से ज्यादा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर होते हैं। अगर ये उसके पास चला गया तो पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, उसको चाइना ही कंट्रोल करेगा। तुम्हारे जो भी तुम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट यूज करते हो, जैसे घड़ी है, मोबाइल है, ये स्क्रीन चल रही है, ये कैमरा है, मोबाइल तुम लेके बैठे हो, लैपटॉप में पढ़ रहे हो, हर चीज के अंदर क्या है, सेमीकंडक्टर सारा ताइवान से आता है, 90% प्लस। चाइना उसको कंट्रोल कर लेगा, बस यही तो करने की कोशिश कर रहा है। समझ गए क्या क्या डिस्प्यूट है, क्यों उसने 9 डैश लाइन खींची जबरदस्ती, क्योंकि ये रीजन है उसके पीछे का। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से बाउंड्री उसके साथ लग रही हैं, कौन कौन से आइलैंड्स के ऊपर वो क्लेम कर रहा है, ये 4-5 बातें बस याद रखनी है। आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपका फैक्चुअल एग्जाम है, तो फैक्चुअल डाटा प्लीज याद रखना, ठीक है, समझ गए। और इंडिया के उससे क्या रिलेशन है, मैकमो ऑनलाइन, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, अरुणाचल प्रदेश क्यों नाम बदलता रहता है, ठीक है, वो हम काफी बार पढ़ चुके हैं। जैसे नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट इन द वेव्स। साउथ चाइना सी हैज बिकम ए फोकल पॉइंट ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशंस अमिड टेरिटोरियल डिस्प्यूट विद चाइना फोर्टिफाइंग इट्स प्रेजेंस। रेड में है वो आउटपोस्ट विद पोर्ट्स, रनवेज एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये ताइवान है, पैसिफिक ओशियन है, ये आपका लुजोन है, ये मनीला है, ये फिलीपींस है, ठीक है, ये स्प्राटले आइलैंड है जिसको ये अपना क्लेम करता है, ठीक है, पार्सल आइलैंड को अपना क्लेम करता है। ये चाइना लेज क्लेम टू 90% ऑफ द साउथ चाइना सी बिलीव्ड टू बी रिच इन ऑयल एंड गैस रिजर्व। ये पूरा का पूरा ऑयल और गैस रिजर्व में भरा हुआ है, तो ये नहीं चाहता कि ये देश कॉन्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि कल को यहाँ से निकला तो सबसे पैसा शेयर करना पड़ेगा। उसने क्या किया, भाई ने एक नई लाइन ही खींच दी, बोला इससे इधर इधर का सारा चाइना का है, वरना तो सभी का होना चाहिए था ना, इस लाइन से उधर उधर का बोला सब मेरा, अब यहां से तो निकलेगा मेरा। इस वजह से सारा डिस्प्यूट चल रहा है। आई थिंक बात समझ में आ चुकी होगी आपको, ठीक है। 9 डैश लाइन क्या है, क्यों कब खींची गई, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, समझ गए। अगर उसमें कोई नया अपडेट होगा तो हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डिस्प्यूट रहता है, मतलब फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं दोबारा से।